एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शाओमी चैन को ढूंढते हुए आ जाती है और चैन भी उसे देखकर खुश हो जाता है। शाओमी अब थोड़ी देर बाद गर्म पानी लेकर आती है और चैन बोलता है कि अभी शाओमी के आने से पहले ट्रेन की अटेंडेंट आई थी उसके पास बोलने के लिए कि अगर उसे कुछ चाहिए हो तो वो बताए, और फिर अपनी ही डिसेबिलिटी का मजाक उड़ाने लगता है। शाओमी अब चैन के लिए ऑरेंजेस पील कर रही थी तो चैन उसे बोलता है कि शाओमी को नेक्स्ट स्टेशन पर उतर जाना चाहिए क्योंकि उसे अपना टाइम वेस्ट चैन पर नहीं करना चाहिए। तब शाओमी उसे बताती है कि उसने आर्मी कैंप से डीमोबिलाइजेशन ले लिया है और वो चाहती है कि अब वो जिसको उसकी ज़रूरत है उसका ध्यान रखे। चैन शाओमी को कहता है कि उसे उसकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उससे चैन को ये फील हो रहा है कि वो ऐसा इंसान है जिसका किसी की हेल्प के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। शाओमी बोलती है कि जो भी हो उसने आर्मी कैंप छोड़ दिया है तो वो बीजिंग तो चैन के साथ ही जाएगी, उसके बाद चाहे तो वो चैन को कभी भी बॉदर नहीं करेगी। शाओमी उसे यहाँ पर यह भी बोलती है कि वो अपने आप को लूज़र कहना बंद कर दे क्योंकि बीजिंग में उसकी सर्जरी होने के बाद वो फिर से पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। और दोनों अपने आंसू छुपाते छुपाते ऑरेंजेस खाने लग जाते हैं। वहीं यूनान में अपने झूठ का गिल्ट और होंगलिंग के सामने लो स्टीम गुओ को खाता जा रहा था तो वो सोचता है कि वो जाकर सबको सच बता देगा। वहीं चैन को लेने के लिए यान और टियान स्टेशन पर आए होते हैं। चैन की हालत देखकर यान की तो आंखों में आंसू ही आ जाते हैं। वो रोती है पर स्टेला अपने भाई को वापस से जिंदा देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश थी और शाओमी को भी उसकी लाइफ बचाने के लिए उसे थैंक यू बोलती है। ये सभी लोग फिर चैन को उनके घर पर लेकर जाते हैं। घर आने के बाद टियान खाना लेने के लिए और यान पानी गर्म करने के लिए चली जाती है। घर आकर चैन को उसकी डैड की मेमोरीज याद आ रही थी। वो अब जैसे जैसे हिम्मत करके उसके डैड के रूम में जाता है और वहाँ पर जाकर अपने डैड की चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। यान और शाओमी लिविंग रूम में बैठकर बात कर रहे थे जहाँ पर यान शाओमी को थैंक्स करती है उसका ध्यान रखने के लिए, और फिर शाओमी बताती है कि उसने अपने डॉक्टर से बात कर ली है तो वो सर्जरी अच्छे से करेगा। ये दोनों बात कर रहे थे तभी शाओमी बोलती है कि टियान बहुत ही अच्छा आदमी है, जो चीज़ टियान भी सुन लेता है। यान भी अब शाओमी को मना करती है कि उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा वो समझ रही है, लेकिन शाओमी को सब कुछ समझ में आ गया था। रात में फिर यान चैन को बोलती है कि कल वो लोग अपनी डैड की ग्रेव विजिट करने के बाद सर्जरी के लिए चलेंगे, जो सुनकर चैन बोलता है कि टियान एक अच्छा आदमी है। हो सकता है कि उसने पहले गलतियाँ की हो लेकिन वो अच्छा इंसान है। अगर यान चाहे तो उससे शादी करके अपनी लाइफ में खुश रह सकती है। यान फिर होंगलिंग के बारे में पूछती है जहाँ पर चैन बोलता है कि उसका प्रमोशन हो गया है और वो अपने ऑर्केस्ट्रा की लीडर है। उसके बाद बताता है कि उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। यान को पहले लगता है कि होंगलिंग को चैन एक बोझ की तरह लग रहा है इसीलिए उसने ब्रेकअप कर लिया, पर चैन बताता है कि उसने ब्रेकअप किया था ताकि वो उसे परेशान ना करे। तो उसे उसकी बहन समझाती है कि कुछ टाइम बाद चैन सही हो जाएगा तो उसे ब्रेकअप करने की जरूरत नहीं थी। वहीं यूनान में गो जब ट्रेनिंग करवा रहा था तभी उसे उसके कमांडर बुलाते हैं। वो जब कमांडर से बात करके आ रहा था तभी उसे रास्ते में होंगलिंग मिलती है। होंगलिंग पूछती है कि उसकी क्या बात हुई तो गो बोलता है कि उसने अपने कमांडर को सब कुछ सच बता दिया और अब वो झूठ का बोझ उसके सर से हल्का हो गया है। फिर वो होंगलिंग को भी बोलता है कि वो अपने दोस्त का टाइटल मार के खाने वाला सेल्फिश दोस्त नहीं है और अपने सारे रिलेशंस वो सीरियसली निभाता है। उसके बाद वो दोनों लंच पर चले जाते हैं। फिर हमें नैरेटर बताता है कि उस विक्ट्री का क्रेडिट दोनों चैन और गुओ को जाता है। उसके बाद चैन को कॉम्बैट हीरो को टाइटल मिलता है। शाओमी के घर पर उसके मोहम्मद डैड एकदम से मेडिकल कैंप छोड़कर आने का उसका रीज़न पूछते हैं, जिस पर वो बताती है कि वो चैन की डॉक्टर है और एज अ ह्यूमन और फ्रेंड उसे वही सही लगा तो वो चैन को एस्कॉर्ट करके घर पर लेकर आ गई। शाओमी के मॉम डैड तो इस वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, पर शाओमी ये कहकर निकल जाती है कि उसकी लाइफ है वो उसके हिसाब से ही सब कुछ करेगी। निकलते निकलते वो अपने मॉम डैड को सॉरी बोलती है और चली जाती है। उसके मॉम डैड को उसका ये बिहेवियर बिल्कुल भी समझ नहीं आता और वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं। शाओमी फिर अपनी साइकिल लेकर बीजिंग की आर्मी हॉस्पिटल में आ जाती है जहाँ पर टियान, यान और चैन उसका वेट कर रहे थे। वो लोग सर्जरी पर उनका ओपिनियन जानने के लिए आते हैं जहाँ डॉक्टर चैन को चेक करने के बाद बताती है कि वो लोग ऑपरेशन कर सकते हैं पर इसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्क है। ऐसे चांसेस भी हैं कि चैन हमेशा के लिए डिसेबल हो जाएगा। यान ये सुनकर शाओमी से इस बारे में पूछती है तो शाओमी उस डॉक्टर को कुछ स्पेशल प्रोसीजर करने के लिए बोलती है जिसमें 70% चांसेस है सक्सेस के, पर डॉक्टर बोलती है कि 30% चांसेस ये भी है कि उसमें चैन की डेथ हो जाए या फिर वो हमेशा के लिए ऐसे ही रह जाए। जिस पर चैन बोलता है कि वो ऑपरेशन कराएगा और बोलता है कि उसे डॉक्टर और शाओमी पर पूरा भरोसा है। सीन फिर होंगलिंग पर आता है जहाँ पर ऑफिशियली उसकी मैम उसे ऑर्केस्ट्रा की पूरी टीम के सामने हेड घोषित कर देती है। सब
सभी लोग उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। वो भी उसके लिए फ्लावर्स लेकर आता है। उसके बाद वो बाहर घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ होंगलिंग को गाड़ी में घूमकर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। वहीं हॉस्पिटल में चेन से मिलने के लिए होंगजुन और फांगजी आते हैं। होंगजुन बताता है कि फांगजी तो और पढ़ने वाली है, पर होंगजुन सिविल सर्वेंट के एग्जाम दे रहा है। दोनों आपस में बातें करके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और लाइफ के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं। अगले दिन अपने इंटरव्यू से पहले होंगजुन फांगजी को प्रपोज करता है और बोलता है कि अगर उसका इंटरव्यू निकल गया तो वो दोनों शादी कर लेंगे। फांगजी जैसे जैसे होंगजुन का मन मान जाए इसीलिए उसे हाँ बोलकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ चैन के ऑपरेशन की तैयारी भी चालू हो जाती है। बाहर सभी की सांसें अटकी हुई थी। कुछ टाइम बाद जब होंगजुन अपना इंटरव्यू देकर आता है तो फांगजी को नहीं देख पाता, पर इधर चैन का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है और उसे ऑपरेशन थिएटर के बाहर लेकर आया जाता है। डॉक्टर बताती है कि सर्जरी तो सक्सेसफुल हो गई है, पर कोई नर्व डैमेज ना हुआ हो, वो चैन के उठने पर ही पता चलेगा। चैन के उठने के बाद जब डॉक्टर नर्व चेक करती है तो चैन अपने पैर मूव कर पा रहा था, जो देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और डॉक्टर शाओमी को बाहर ले जाकर बोलती है कि उसका एक्सरसाइज और रिहेबिलिटेशन अच्छे से करवाना ताकि सब कुछ सही हो जाए। शाओमी अब अंदर आकर सभी को खुशखबरी देती है और यान और टियान खाना लेने के लिए चले जाते हैं। चैन फिर शाओमी को थैंक यू बोलता है उसकी इतनी मदद करने के लिए। तब शाओमी बोलती है कि वो भी उसके साथ रिहैब चलेगी। तब चैन उसे मना कर देते और बोलते हैं कि वो उसकी वजह से अपनी लाइफ ना रोके और वही करे जो वो करना चाहती है। शाओमी फिर चैन की रूम के बाहर आती है और रोने लग जाती है, क्योंकि उसे डॉक्टर ने बताया था कि चैन की राइट पैर की नर्व्स डैमेज हुई है, पर शाओमी ने किसी को नहीं बताया था, इसीलिए वो अपने इमोशंस रोकर एक्सप्रेस कर रही थी। वो अपने घर आकर पढ़ने लग जाती है और सुबह सुबह चैन के पास चली जाती है, उसकी फिजियोथेरेपी में हेल्प करती है, साथ ही वो यहाँ पर उसे मोटिवेट भी करती है। चैन अब उससे उसके प्लान के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि उसके पेरेंट्स ने हॉस्पिटल में बात की है और अगले दिन उसका जॉब इंटरव्यू भी है। चैन शाओमी के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद चैन डिस्चार्ज हो रहा था, तभी टियान शाओमी के प्लान्स के बारे में चैन से पूछता है, जहाँ पर चैन बताता है कि आज उसका जॉब इंटरव्यू है हॉस्पिटल में। तभी उसकी बात को काटते हुए यान बोलती है कि उसने झूठ बोला था, वो चैन के ठीक होने तक कहीं पर भी ज्वाइन नहीं करने वाली है। अगले दिन अब जब चैन अपने रूम में उठने का ट्राई कर रहा था, तभी शाओमी घर में आकर यान को चैन का वर्कआउट शेड्यूल और उसके बैक पेन के लिए बेल्ट देकर जाती है। यान उससे पूछती है कि आजकल वो हर दिन नहीं आती, जिस पर शाओमी बोलती है कि वो अभी कुछ बिजी है इसीलिए नहीं आ पा रही है, बाकी और कोई इशू नहीं है। यान फिर चैन को आकर वो बेल्ट और शेड्यूल देती है और बोलती है कि उसे शाओमी से अच्छे से बात करनी चाहिए और उसे हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि उसको चैन की हेल्प करने में कोई भी इशू नहीं है। चैन फिर अपना शेड्यूल देखते हैं और यान की बात को सोचने लगता है। वहीं शाओमी के घर पर उसके मॉम डैड उसे एंडिंग में बोलते हैं कि वो यही चाहते हैं कि शाओमी अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करे, क्योंकि शाओमी की खुशी में ही उनकी खुशी है। और शाओमी खुश होकर अपने मॉम डैड को प्रॉमिस करती है कि वो अपना सपना पूरा करने के लिए कोई और भी ऑल्टरनेटिव मेथड ढूंढ लेगी। अगले दिन फिर शाओमी अपने जान पहचान के रिहैब सेंटर में जाकर बात करती है, जहाँ बहुत बार विजिट करने के बाद वहाँ का डॉक्टर हफ्ते में एक बार अपने बिजी शेड्यूल में से चैन के साथ आने के लिए मान जाता है, जो सुनकर शाओमी खुश हो जाती है। अगले दिन अब यान और टियान साथ में स्पेंड कर रहे थे, तभी टियान उसे उसके नए बिजनेस प्लान का सोचने के लिए बोलता है। उसी वक्त उन्हें यूनिवर्सिटी के बाहर एक लड़का दिखता है जो कि फॉरेन स्टूडेंट से कुछ बात कर रहा था। टियान फिर उसे जाकर बात करता है। पहले तो वो कुछ नहीं बताता, फिर जब टियान उसे विश्वास दिलाता है कि वो एक अच्छा इंसान है, तो वो लड़का उसे फॉरेन एक्सचेंज मनी के बारे में बताता है, जो वो किसी स्टोर से कलेक्ट करके फॉरेन स्टूडेंट्स को नीड है उन्हें देता है। मतलब कि वो कोई भी फॉरेन करेंसी को चाइनीज येन में एक्सचेंज करता है। टियान और यान दोनों को ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती है और आइडिया सुनकर आगे निकल जाते हैं। ये दोनों आप खाते खाते इसी बारे में डिस्कस कर रहे थे। टियान डिसाइड करते हैं कि कल वो लोग एक जगह स्टेशन से जाएंगे और टियान अपने सारे पैसे अपने साथ लेगा। वो अभी यान को जगह के बारे में तो नहीं बताता, पर साथ में चलने के लिए बोलता है। और क्योंकि यान को टियान के साथ जाना था, इसीलिए वो चैन को शाओमी के भरोसे छोड़ जाती है। यान शाओमी को बोलती है कि चैन बिना ट्राई करे बैठा रहता है। तभी चैन वहाँ पर आकर बोलता है कि यान बहुत ही झूठ बोल रही है। शाओमी उन दोनों को बताती है कि उसने रिहैब सेंटर में बात कर ली है, बस अभी चैन को उसके साथ जाना है। चैन ये सुनकर मना करने लगता है, पर यान उसे समझाती है। शाओमी भी अब यहाँ पर उसे टीज करने लग जाती है, ये कहते हुए कि शायद उसकी सारी मोटिवेशन खत्म हो गई है। अगले दिन फिर यान और टियान विलेज एरिया में जाते हैं, जहाँ पर फॉरेनर्स साइट सीइंग करने के लिए आते हैं, जहाँ पर वो एक वेंडर से 700+ फॉरेन करेंसी ले लेते हैं और उनसे प्रॉमिस करते हैं कि अगले दिन भी वो लोग उनसे ऐसे ही करेंसी लेने के लिए आएंगे।
क्योंकि उस ओल्ड मैन को करेंसी एक्सचेंज कराने के लिए विलेज से बाहर जाना पड़ता। इसीलिए वो उन्हें यहीं पर एक बार्गेन प्राइस में वो करेंसीज दे देता है और उसके बदले चाइनीज युआन ले लेता है। जिसके बाद ये दोनों जाते हुए सोचते हैं कि वो जो लड़का कल उन्हें मिला था, ये लोग करेंसी उसके बॉस को देंगे थोड़े से हाई प्राइसेस में, वो भी हेजी के थ्रू, क्योंकि वो उसके बॉस को जानता था। ट्यान फिर शाम को यान के साथ हेजी का घर जाता है बाकी सभी लोगों को, और उन लोगों को अपने बिजनेस का प्लान बताता है। हेजी ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके अगले दिन हेजी और ट्यान उस जगह पर जाते हैं और ट्यान उस रेस्टोरेंट को देखकर चौंक जाता है। तब हेजी उसे बताता है कि उस बिजनेसमैन की शॉप है। हेजी और ट्यान अब अंदर जाते हैं। डिस्कशन के बाद उस बिजनेसमैन को हेजी की पिचिंग अच्छी लगती है और उनकी एक प्रॉफिटेबल डील साइन हो जाती है। जब हेजी और ट्यान वापस आते हैं तो सभी लोग उस पैसे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो लोग अब एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब भी उनमें से किसी के पास भी कुछ बिजनेस आइडिया आए तो वो लोग फिर से साथ में ऐसे ही काम करेंगे। जिसके बाद हम होंगजुन को देखते हैं जो कि घर पर ग्रैंडमा की दी हुई गोल्ड रिंग को ढूंढ रहा था। वो अपनी मॉम को पूछता है, तब उसकी मॉम बहुत ही खुश हो जाती है और उसे ढूंढकर वो रिंग देती है। उसकी मॉम इस मोमेंट पर इमोशनल और खुश दोनों ही थी। होंगजुन फिर जब सिविल सर्वेंट के एग्जाम का रिजल्ट देखने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि उसका सिलेक्शन हो गया है। वो खुश होकर अपनी मॉम को बताता है। उसकी मॉम भी अपने सारे नेबर्स को खुश होकर बताती है। उसके बाद वो सभी को बोलती है कि वो उन्हें डिनर ट्रीट देगी। होंगजुन तो सबसे पहले फांगजी को बताने के लिए जाता है, जहाँ वो सुनता है कि फांगजी किसी से बात कर रही है होंगजुन के रिसर्च ग्रुप के बारे में। वो बोलती है कि होंगजुन डिजर्व नहीं करता है उस ग्रुप में रहना। ये सुनकर होंगजुन गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाता है और फांगजुन को रियलाइज होता है कि कोई गेट के बाहर था। जब वो चेक करती है तो होंगजुन तब तक चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि फांगजी अपनी मॉम से बात कर रही थी। वहीं होंगजुन अपने घर पर वापस आ जाता है और देखता है कि सभी लोग लंच के लिए बैठे हुए थे। वो होंगजुन को प्रेस करते हैं तो वो वहाँ से अंदर चला जाता है और गुस्से में जाकर लेट जाता है। उसकी मॉम यहाँ पर उसके प्रपोजल के बारे में पूछती है कि वो कैसा रहा। तब वो गुस्से में उस रिंग को अपनी टेबल पर फेंक देता है और मॉम को लगता है कि कुछ तो गलत हुआ है। सीन फिर चैन पर आता है जिसे कि शाओमी रिहैब सेंटर में लेकर जाती है, वहाँ प्रैक्टिस करवाती है। तभी शाओमी को डॉक्टर मिलने के लिए बुलाते हैं। जिस बीच वहाँ की फिजियोथेरेपिस्ट चैन को बोलती है कि शाओमी एक बहुत ही अच्छी गर्लफ्रेंड है क्योंकि उसने यहाँ पर बहुत ज़्यादा चक्कर लगाया है अपॉइंटमेंट के लिए, और ये भी कहती है कि चैन को उसकी केयर करते रहना चाहिए। दूसरी तरफ डॉक्टर शाओमी को कहती है कि अगर रिहैब सेंटर में चैन को राइट लेग की नर्व फील होने लगती है तो उसके रिकवरी के चांसेस हैं। वहीं चैन को उसके पास वाला पेशेंट बताता है कि उसका भी पैर का नर्व डैमेज हुआ था और उस पेशेंट के मुताबिक ये तो सही होना इम्पॉसिबल है। साथ ही वो पेशेंट उसे ये भी बताता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में एक टेक्नोलॉजी आई है जो कि नर्व्स को सही कर देती है। चैन ये सुनकर उन्हें अपने रिहैब पर फोकस करने के लिए बोलता है और फिर खुद उसकी बातों को सोचने लग जाता है। तभी उसे वहाँ पर शाओमी के साथ मिलने के लिए लियान तोंग आते हैं। लियान चैन से बोलते हैं कि वो अच्छे से डॉक्टर की बात मानकर रिहैब ले, और ये भी कहते हैं कि वो उसे अपने बाकी स्टूडेंट से मिलवाना चाहते हैं क्योंकि वो लोग तो उसे अपना हीरो समझते हैं। रिहैब के बाद लियान चैन को अपने सेंटर पर लेकर जाता है शाओमी के साथ। वहाँ पर सभी लोग चैन से बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड होते हैं और बताते हैं कि कैसे लियान ने बताया था उनकी पहली मुलाकात के बारे में। वो तीनों फिर स्टूडेंट्स को अपनी प्रैक्टिस करने को देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि शाओमी बहुत टाइम तक एक्यूपंक्चर और फिजियोथेरेपी की पढ़ाई करती हैं और फांगजी और खुद पर अप्लाई भी करती हैं ताकि वो अपने स्किल्स में एक्सेल कर पाए। शाओमी पढ़ते पढ़ते सो जाती हैं। तभी उसकी मॉम आकर चेक करती है। फिजियोथेरेपी की चीज़ें देखकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। उतने में शाओमी उठ जाती है और उसकी मॉम को समझाती है कि ये सब वो केवल चैन के लिए नहीं कर रही है, वो अपनी स्किल्स को भी पॉलिश कर रही है। पर उसकी मॉम उसकी पूरी बात सुने बगैर ही गुस्सा होकर चली जाती है। अगले दिन फिर शाओमी चैन के घर पर चली जाती है और एक्यूपंक्चर की नीडल निकालती है। इतने में ही चैन उससे बीजिंग में जॉब का कहता है तो शाओमी बोलती है कि उसके डैड इसके लिए ट्राई कर रहे हैं, अभी उसे कोई ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। शाओमी फिर चैन के राइट पैर पर एक्यूपंक्चर नीडल लगाती है और बताती है कि वो अभी ये सीख रही है। नीडल डालने के बाद शाओमी पूछती है कि उसे कुछ फील हो रहा है कि नहीं, जिस पर चैन सैड होकर मना करता है तो शाओमी उसे मोटिवेट करती है और बोलती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन फिर होंगजुन फांगजी की फैमिली के साथ लंच कर रहा होता है, जहाँ पर उसकी मॉम पूछती है कि होंगजुन कस्टम्स में क्यों अप्लाई कर रहा है और मिनिस्ट्री में क्यों नहीं जा रहा। तब वो बताता है कि उसे ट्रेड और कॉमर्स में इंटरेस्ट है और इससे वो दुनिया देख पाएगा। होंगजुन को फिर फांगजी के डैड बोलते हैं कि अच्छा है। फिर फांगजी बताती है कि वो भी होंगजुन को इसमें सपोर्ट करती है, पर जिस तरीके से फांगजी की मॉम होंगजुन को देख रही थी
ये देखकर वो ये कहकर चला जाता है कि उसका खाना हो गया है और फांगजी की मॉम फिर उसे ताने मारती है कि इसीलिए उन्होंने बोला था कि फांगजी को अपने क्लास का लड़का ही पसंद करना चाहिए। लेकिन फांगजी यहाँ पर होंगजुन को सपोर्ट करती है और अपनी मॉम से आर्ग्यू करके निकल जाती है। सीन फिर टियान और यान पर आता है जो उस बिजनेसमैन को ढूंढने के लिए जाते हैं, पर वो उन्हें नहीं मिलता। वो लोग ढूंढते ढूंढते उनके घर के यहाँ पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक आदमी बोलता है कि उस बिजनेसमैन को कोई दूसरा क्लाइंट मिल गया है। तब यान बोलती है कि वो खुद जाकर उस अंकल से पूछ कर आती है। टियान उसे मना कर देते और बोलता है कि उनकी भी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, इसीलिए रहने दे। फिर बीजिंग में जाकर टियान और यान खाना खाते हैं, जहाँ पर टियान काफ़ी ज़्यादा सैड था। यान अब टियान को मोटिवेट करती है कि वो लोग कुछ और ढूंढ लेंगे बिजनेस के लिए, और फिर बोलती है कि उसे टियान की स्किल्स पर भरोसा है। ये सुनकर वो खुश हो जाता है और बोलता है कि एक इंसान को सबसे ज़्यादा यही चाहिए होता है। दोनों अब ड्रिंक करने के बाद एक दूसरे को अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर देते हैं कि कैसे वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। यान भी यहाँ पर अपनी एज और पुअर बैकग्राउंड की चीज़ें बताती है और यान बोलता है कि वो तो सिर्फ यान से प्यार करता है। ये लोग अब डिसाइड करते हैं कि ये लोग चैन को उसके रिकवर होने के बाद बता देंगे और फिर एक डेट चूज़ करके शादी कर लेंगे। इस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए वो लोग और ज़्यादा ड्रिंक करने लगते हैं और एक दूसरे का हाथ भी पकड़ते हैं। यान को फिर टियान उसके घर पर छोड़ने के लिए जाता है और फिर शादी का पूछता है कि क्या वो लोग चैन को जल्दी नहीं बता सकते, और प्रॉमिस करता है कि वो इसे एक अच्छी रिच लाइफस्टाइल प्रोवाइड करेगा और अपनी फैमिली के लिए खूब मेहनत करेगा। घर पर आने के बाद यान का वेट चैन करता रहता है और उसके बाद उसे ऐसे ही टियान के नाम पर चिढ़ाता है। वो बोलता है कि वो टियान से शादी कर सकती है। तभी चैन को भी शॉमी के नाम से यान छेड़ने लग जाती है और फिर अपने रूम में चली जाती है। चैन अब अपनी बहन के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश था। अगले सुबह फिर चेकअप के लिए शॉमी चैन को लेकर जाती है। चैन डॉक्टर से उसके राइट लेग की रिकवरी के बारे में पूछता है। जॉन डॉक्टर उसे बोलती है कि उसे रिहैब पर अच्छे से फोकस करना होगा और एक्सरसाइज करनी होगी। शॉमी चैन को नर्स के साथ दवाई लेने के लिए भेजती है, पर चैन दवाई लेने नर्स को भेजकर शॉमी और डॉक्टर की कन्वर्सेशन चुपके से सुनता है, जहां डॉक्टर बताती है कि ऐसे चांसेस है कि चैन लाइफ लॉन्ग के लिए राइट लेग से क्रिपल हो जाए, क्योंकि उसके रिकवरी के 1% चांसेस भी नहीं दिख रहे हैं। ये सुनकर शॉमी रोने लग जाती है और शॉमी को इस तरीके से देखकर और ये बात सुनकर चैन भी रो पड़ता है। तभी शॉमी डॉक्टर से चैन को अब्रॉड ले जाकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और भी कुछ ट्रीटमेंट करवाने का पूछती है, पर डॉक्टर उसकी भी कोई गारंटी नहीं देती और बोलती है कि वो उसे लास्ट ऑप्शन ही कंसीडर करे। ये सुनकर शॉमी और ज़्यादा रोने लग जाती है, जिसके बाद ये दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। चैन को शॉमी यहाँ पर झूठ बोल देती है कि उसकी रिकवरी सब कुछ अच्छे से हो रही है, पर चैन रुककर बोलता है कि उसे रिहैब जाना है, क्योंकि अब उसने डिसाइड कर लिया था कि वो खुद से चलकर ही रहेगा। ये दोनों फिर रिहैब जाते हैं, जहाँ पर चैन चलने की पूरी कोशिश करता है। शॉमी यहाँ पर उसे समझाती है कि उसे अभी रुक जाना चाहिए, पर वो मानता नहीं है। आखिर में फिर शॉमी उसे यही बोलती है कि अगर वो उसकी बॉडी को फोर्स करेगा तो हो सकता है कि वो कभी भी चल ना पाए, इसीलिए वो शॉमी की बात सुनकर रुक जाता है। शॉमी फिर घर जाकर अपनी मॉम को मस्का मारती है ताकि वो अपने हॉस्पिटल में फॉरेन इंस्ट्रूमेंट मंगवा ले, पर उसकी मॉम इस चीज़ के लिए साफ साफ मना कर देती है, जिस वजह से शॉमी अब टेंशन में आ जाती है कि वो करे तो क्या करे। वहीं टियान और हेजी बाकी लोगों से बात कर रहे थे कि फॉरेन एक्सचेंज का क्या चल रहा है मार्केट में। तभी एक आदमी को फोर्सफुली पूछने पर पता चलता है कि सगाके करके एक आदमी है जो कि अभी यहाँ आकर सारे फॉरेन एक्सचेंज का बिजनेस खुद ही हैंडल कर रहे हैं। उसके बाद वो लोग सोचते हैं कि वो टियान के ग्रुप को ब्लैकलिस्ट करके क्यों रिवेंज ले रहा है। तभी टियान को और हेजी को एक इंसान याद आता है और टियान यहाँ पर सोचता है कि वो इस बारे में सोच समझ कर उससे बात करेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि शाम को सभी लोग डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर वो लोग होंगजुन का सिविल सर्वेंट बनने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और टोस्ट करते हैं। चैन फांगजी के लिए भी टोस्ट करता है, उसके अनवेवरिंग सपोर्ट ने ही होंगजुन को वो बनाया जो कि आज बन पाया। इतने में ही फांगजी बोलती है कि उसे बाकी सभी को कुछ बताना है और रिंग निकालती है। फांगजी यहाँ पर उस दिन के लिए सॉरी बोलती है। उतने में ही होंगजुन उसे एक हार्टफेल प्रपोजल देता है और दोनों फिर रिंग्स एक्सचेंज करते हैं सभी के कहने पर। होंगजुन यहाँ पर उसे किस भी करता है। बातों ही बातों में चैन यहाँ पर टियान को बोलता है कि वो उसकी बहन के साथ कब शादी कर रहे हैं, और यान और चैन के बीच में मस्ती चलती रहती है। यान के जाने के बाद चैन फ्री रहेगा और मज़े करेगा। थोड़ी देर बाद अब दोनों टियान और होंगजुन ड्रंक हो जाते हैं और चैन को बोलते हैं कि वो उसे जॉब दिलाएगा या फिर अपने बिजनेस में इंक्लूड कर लेगा। दोनों ही आर्ग्यू करते हैं। तभी उनसे परेशान होकर चैन फ्रेश एयर के लिए बाहर जाने का बोलता है शॉमी को। शॉमी पूछती है कि क्या वो उसके साथ आए, पर वो मना कर देता है और अकेला चला जाता है।
रूम के बाहर निकलते हुए उसे ली शेंग मिल जाता है, जहाँ वो चैन को इस तरीके से देखकर शॉक हो जाता है और उसके क्रिपलनेस का मजाक उड़ाने लगता है। चैन को ये देखकर गुस्सा आ जाता है, पर ली शेंग उसे बोलने लग जाता है कि कैसे उसे होंगलिंग ने छोड़कर उसके दोस्त को चूज किया। ये सुनकर चैन को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर ली शेंग पर चिल्लाने लग जाता है। ली शेंग गुस्से में चैन को उसकी व्हीलचेयर पर घुमा घुमा कर गिरा देता है। थोड़ी देर बाद जब शाओमी वहां पर आती है तो चैन को गिरा हुआ देखती है। तभी बाकी लोग भी वहां पर आ जाते हैं और चैन को पकड़कर उठाते हैं। शाओमी उससे पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर वो बोलता है कि उसने डॉक्टर की बातें सुन ली थी और अभी जैसे होंगजुन ने बोला है कि लॉजिस्टिक्स में डिसेबल लोगों के लिए जॉब है, उसके अलावा भी चैन के पास और कोई ऑफर नहीं है। वो फिर शाओमी को बोलने लग जाता है कि कैसे उसे सही होने का सपना नहीं देखना चाहिए। ये बोलकर रोने लगता है। उसे समझाने के लिए शाओमी कुछ कहती, पर तभी चैन चिल्लाकर बोलने लग जाता है कि ऐसे क्रिपल इंसान के साथ शाओमी अपनी लाइफ वेस्ट ना करे। ये सुनकर शाओमी रोते हुए वहां से चली जाती है और उसके पीछे फांगजी भी जाती है, यानी सबके लिए चैन को डांटती है कि उसे शाओमी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। फिर वो दोनों होंगजुन और टियान को भी डांटती हैं क्योंकि उन्होंने उसे इतना ड्रिंक करा दिया था। अब उस दिन चिल्लाने के बाद शाओमी वापस नहीं आती और चैन अकेला हो जाता है। अभी उसके रिकवरी की जर्नी में वो अकेला था। उसे ये चीज़ का बुरा लगता है कि वो अब ये सब अकेले कैसे करेगा। जब वो बैठा ही हुआ था तभी उसे बेल की आवाज़ आती है। उसे लगता है कि कहीं शाओमी आई होगी, लेकिन ऐसा नहीं था, जिस वजह से वो काफ़ी सैड हो जाता है। अगले दिन फिर टियान और यान उस बिजनेसमैन को मिलने के लिए जाते हैं, बाकी ये फॉरेन एक्सचेंज बेचने। तब वो आदमी मान जाता है और वो लोग बिजनेस करने का सोचते हैं। तभी उन्हें उसका एक आदमी बुलाकर लेकर जाता है। अंदर वो आदमी उसे बोलता है कि सांगे द बिजनेसमैन टियान के साथ कोई भी बिजनेस नहीं कर सकता है और सांगे का आदमी टियान को एक टिप देता है कि वो अपने फॉरेन एक्सचेंज बेच दे, वरना फालतू में वो फंस जाएगा। अब टियान और चैन घर पर बैठकर इस बारे में बात कर रहे थे और यान अंदर खाना बना रही थी। तब चैन बोलता है कि किसी को ली शेंग पर नजर रखनी होगी और वो फॉरेन एक्सचेंज की बात के बारे में होंगजुन और फांगजी को बोलता है पता लगाने के लिए। यान भी बताता है कि हेजी गया है फॉरेन एक्सचेंज का इंतजाम करने के लिए। अगले दिन फांगजी के घर में चैन को फांगजी बताती है कि कुछ पॉलिसी रिफॉर्म में चेंजेस आए हैं। इसके चक्कर में जिन लोगों के पास फॉरेन करेंसी है वो लोग प्रॉब्लम में आ सकते हैं और सजेस्ट करती है कि टियान को इसे बेचकर इससे दूर रहना चाहिए, वरना उसको जेल भी हो सकती है। होंगजुन बोलता है कि एक बार टियान मान जाएगा, पर हेजी नहीं मानेगा क्योंकि उन्होंने अपनी सेविंग्स लगा दी थी इस सब में। तभी फांगजी कहती है कि अगर चैन समझाएगा तो वो लोग मान जाएंगे। वो फिर होंगजुन को यान के पास भेज देती है। तभी चैन उसे शाओमी के बारे में पूछता है, जहाँ फांगजी उसे बताती है कि उसने चैन के लिए जो कुछ भी किया है वो इसीलिए किया है क्योंकि वो उसे स्टार्टिंग से ही पसंद करती है। उसने अपना करियर ख़त्म कर दिया चैन के लिए, उसने अपनी आर्ट ट्रूप की सीट दे दी चैन के लिए, और दूसरी तरफ उसकी गर्लफ्रेंड होंगलिंग जो कि चैन के लिए अपना प्रमोशन तक नहीं रोक पाई। जो सुनकर चैन को एक बहुत ही बड़ा रियलाइजेशन हिट करता है और उसे बाकी ग्लिम्पसेस आते हैं। वो कहता है कि फांगजी को चैन की तरफ से उसे थैंक यू बोलना होगा और कहता है कि सॉरी उसे पता होने के बावजूद भी ऐसे अनजान बने बैठा हुआ था। फांगजी बोलती है कि उसके मॉम डैड उसे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देने को बोल रहे हैं और समझाती है कि कैसे शाओमी की वजह से ही चैन ने अभी तक लाइफ पर गिव अप नहीं किया था, तो चैन को भी एटलीस्ट अपनी लाइफ के लिए नहीं पर शाओमी की फीलिंग्स वाले हीरो के लिए हार नहीं माननी चाहिए। जिसके बाद चैन अपने घर आकर प्रैक्टिस करता है चलने की और बहुत हद तक वो अपने राइट लेग को भी मूव कर लेता है। तभी एक कॉल आता है। उसे लगता है कि शाओमी होगी, लेकिन वो हेजी का कॉल था। हेजी बताता है कि शाओमी खतरे में है। असल में शाओमी चैन के लिए एक इंस्ट्रूमेंट खरीदती है जिस पर ली शेंग की भी नज़र थी। वो शाओमी को फोर्स करता है पैसे का लालच देकर, पर शाओमी टच से मस्त नहीं होती। ली शेंग उसे पैसे पकड़ाने की कोशिश करता है, तभी शाओमी उसे चाटा मार देती है। तब ली शेंग के आदमी ज़बरदस्ती शाओमी से वो पैकेज लेने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर टियान, हेजी और चैन आ जाते हैं। चैन ली शेंग को समझाता है कि उसे फैमिली को टच नहीं करना चाहिए और टियान भी बोलता है कि उनके लिए इंस्ट्रूमेंट इम्पॉर्टेंट है तो ली शेंग जाने दे। लेकिन वो यहाँ पर टियान को धमकी देता है कि अगर टियान उसे भी उसका हाथ क्रिपल करने दे तो वो ये इंस्ट्रूमेंट दे देगा, उसके बाद सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। पर ली शेंग यहाँ पर शाओमी के बारे में कुछ वियर्ड बातें बोलता है जिससे हेजी का दिमाग खराब हो जाता है और उनके बीच मारपीट चालू हो जाती है। चैन भी लड़ने के लिए जाता है तो उसे यहाँ पर ली शेंग का आदमी गिराने लग जाता है। फिर सभी लोग शाओमी पर हावी होते हैं। शाओमी को खतरे में देखकर चैन खुद विदाउट सपोर्ट उठता है और शाओमी की हेल्प करने लग जाता है, लेकिन वो गिर जाता है जिस वजह से सभी लोग चैन को मारते हैं। पर शाओमी बीच में आ जाती है और शाओमी और चैन को सभी लोग मार रहे थे। उसी वक्त वहाँ पर पुलिस आ जाती है।
पर इस सब के बीच में चैन शाओमी को ये बोलता है कि वो विदाउट सपोर्ट के चला, जो सुनकर वो रोने लग जाती है। तब चैन यहाँ पर उसे कंसोल करता है। शाओमी फिर चैन को दवाई लगाती है पार्क में बैठाकर, और नरेटर यहाँ पर बताता है कि लीशन को जेल हो जाती है क्योंकि उसने एक वेटरन को मारा था। और फिर वो लोग बैठकर बात कर ही रहे थे कि कैसे चैन ने उसे मिस किया और कैसे उसने अपना चलना डेवलप किया। साथ ही यहाँ पर ये लोग ये भी बात करते हैं कि एक दूसरे का साथ सब कुछ सही कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन के साथ शाओमी चैन की हेल्प करती है, उसके रिहाब अच्छे से करवाती है और उसे मोटिवेट करके उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अब काफ़ी टाइम बीत जाता है और हम देखते हैं कि टियान के पास आकर हेजी इन्फॉर्म करता है कि सांगो को जेल हो गई है और मैक्सिमम वो 10 साल तक जेल में रहेगा। साथ ही वो यहाँ पर ये भी बताता है कि लीशन भाग गया है, इसीलिए वो उससे बच कर रहे। इसके अलावा वो उसे थैंक यू भी बोलता है क्योंकि उसके कहने पर उसने बुरे काम छोड़ दिए और वो जेल जाने से बच गया। जिसके बाद टियान चैन से बात करता है इन सब के बारे में। टियान यहाँ पर अपना नया बिजनेस आइडिया पिच करता है कि वो स्मॉल कन्वीनियंस स्टोर जो कि 24/7 चलते हैं ऐसा खोलेगा। चैन भी यहाँ पर उसे चीज़ें सजेस्ट करता है कि वो कहाँ और कैसे स्टोर को खोल सकता है। उसके बाद पूछता है कि वो उसकी बहन से कब शादी करेगा और उसकी टांग खींचता है, जो सुनकर टियान हंसने लग जाता है। चैन अब काफ़ी अच्छे से रिकवर हो रहा था और शाओमी भी खुश थी। वो बोलती है कि चैन टीचिंग भी ट्राई कर सकते हैं क्योंकि वो लोगों को अच्छे से मोटिवेट करता है। उसके बाद शाओमी बताती है कि वो अभी एक कोर्स करने का सोच रही है, रिहैबिलिटेशन सेंटर वाला, ताकि चैन के जैसे पेशेंट्स को वो ट्रीट कर पाए क्योंकि मेडिकल कॉलेज वगैरह सब कुछ ज्वाइन करते करते उसकी एज बहुत हो जाएगी। अभी ऑलरेडी वो 24 की हो गई है। उसे अपनी एज के हिसाब के छोटे बच्चों के साथ अपना करियर नहीं चालू करना है। चैन ये सुनकर खुश हो जाता है और फिर शाओमी को मोटिवेट करता है। कुछ दिनों बाद अब हम देखते हैं कि जब चैन एक्सरसाइज कर रहा था तभी कोई उसे बुलाता है। उसके लिए एक लेटर आया था। ये लेटर दुआन की तरफ से था। वो चैन से उसके वाउंड्स के बारे में पूछता है और कहता है कि उसने पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लिया है। वहाँ पर उसे एक नई गर्लफ्रेंड भी मिली है। अभी वो दोनों मिलकर काम करते हैं, इसीलिए उनकी इनकम डबल हो गई है। स्टिल वो उन लोगों के मिलिट्री के दिनों को याद करता है कि कैसे उन्होंने टाइम साथ में स्पेंड किया था। फिर चैन हमेशा की तरह पूरी तरीके से रिकवर होकर साइकिल चलाकर शाओमी को मिलने के लिए जाता है। शाओमी को वो उसके घर जाकर उसके बर्थडे से पहले रिकमेंडेड रिहैबिलिटेशन थेरेपी की बुक्स गिफ्ट करता है, जो चीज़ उसे काफ़ी अच्छी लगती हैं। शाओमी फिर चैन को अपने रूम में लेकर जाती है और कुछ ढूंढ रही थी। वो ढूंढते ढूंढते नीचे चली जाती है। तभी चैन की नज़र शाओमी के रूम में रखी वो बुक पर जाती है जिसको उसने उस लाइब्रेरी वाली लड़की मतलब कि शाओमी को दिया था। चैन जब उस बुक को गो थ्रू करता है तो उसे समझ में आता है कि वो लाइब्रेरी वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि शाओमी है और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। उतने में शाओमी यान का वेडिंग गिफ्ट लेकर आती है, एक वुलन रेड कोट, और चैन को दिखाती है। चैन को वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और उससे अपने चेहरे की खुशी भी छुपाई नहीं जा रही थी। जिसके बाद टियान और यान की एंगेजमेंट होती है। उसी दिन टियान की शॉप की भी इनॉग्रेशन होती है। वो लोग सभी खाना खाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर टियान एक थैंक यू स्पीच देता है सभी के लिए, क्योंकि उसकी लाइफ आज इतनी डिफरेंट इसीलिए है क्योंकि उसे एक अच्छी फैमिली मिल गई। सभी लोग फिर ड्रिंक करते हैं और ज़्यादा ड्रिंक के कारण टियान और हेजी को घर ले जाना पड़ जाता है। फिर शाओमी और चैन वॉक के लिए निकल जाते हैं। वॉक करते हुए लोग उसी लाइब्रेरी के एरिया की तरफ जाते हैं और फिर लाइब्रेरी के वहाँ जाकर चैन शाओमी को सब कुछ बताता है कि कैसे वो यहाँ पर रीड करने के लिए आता था। फिर बोलता है कि अगर पहले उसने उस लड़की को ढूंढा होता और पूछा होता कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी तो उसकी लाइफ कितनी डिफरेंट होती। चैन अब शाओमी को पूछता है और उसे प्रपोज करता है उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए, जो सुनकर शाओमी तो रो पड़ती है और दोनों एक दूसरे को हग करके बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। सीन फिर हमें यूनान का दिखाया जाता है, जहाँ एक जगह परफॉर्मेंस देने जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, पर होंगलिंग इसके लिए मान जाती है। पर रात होती उसे मच्छर खाने की वजह से बुखार हो जाता है और उसकी मैम गुओ को बुलाती है। दोनों जब होंगलिंग को चेक करके हॉस्पिटल पहुंचाते हैं तो होंगलिंग का बुखार उतर जाता है। मैम और गुओ फिर डॉक्टर को मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि उसे क्यूबा से लाया हुआ एंटीवायरल इंजेक्शन देना पड़ेगा। उनके हॉस्पिटल में इसकी शॉर्टेज है, इसलिए उन्हें इसको अरेंज करना पड़ेगा। गो उस इंजेक्शन को अरेंज करने के लिए हर जगह पर कॉल करता है, पर उसे पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता। तभी एक जगह पर उसे पता चलता है वो इंजेक्शन अवेलेबल है, इसलिए वो रात को इस इंजेक्शन को लेने के लिए निकल जाता है। अगली सुबह अब जैसे ही होंगलिंग की आंख खुलती है तो वो अपना हाथ गो के हाथ से छुड़ाने की कोशिश करती है,
पर तभी गो उसे बोलता है कि उसके हाथ में ड्रिप लगी हुई है। नर्स आकर फिर होंगलिंग को बोलती है कि उसका बॉयफ्रेंड बहुत ही अच्छा है, जो कि पूरी रात जाकर 30 माइल से उसके लिए इंजेक्शन लेकर आया है। जो सुनकर होंगलिंग उठकर गो को इस चीज़ के लिए थैंक यू बोलती है। तब गो बोलता है कि वो अपनी फ्रेंडशिप के लिए इतना तो कर ही सकता है। वहीं चैन और शाओमी बीजिंग में अपना बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। शाओमी अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करने लगती है। जब ये दोनों शाओमी के घर पर बैठे होते हैं तभी पढ़ती हुई शाओमी चैन को अनॉय कर रही थी। शाओमी ऐसे ही चैन को बोलती है कि अभी वो टोटली रिकवर हो गया है तो उसे अपने करियर का कुछ सोचना चाहिए, जिस पर वो बोलता है कि बचपन से उसका एक ही गोल था आर्मी में जाना। अभी वो तो इसको नहीं कर सकता, उसे कुछ और के बारे में सोचने के लिए टाइम लगेगा। शाओमी भी उसके सपोर्ट में बोलती है कि कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना टाइम ले सकता है। शाओमी फिर चैन को बोलती है कि उसको उसकी मॉम से मिलना पड़ेगा, क्योंकि उसकी मॉम हमेशा चैन के नाम पर उसे डांटने लगती है। जो सुनकर चैन मान जाता है। वहीं होंगजिन भी कस्टम्स में अच्छे से काम करता है और उसके सीनियर उसे खूब प्रेज करते हैं। इसी बीच जब शाओमी फांगजी को मिलने के लिए जाती है खाना लेकर और दोनों बात करते हैं, यह फांगजी बोलती है कि चैन बहुत ही लकी है क्योंकि शाओमी खाना बना लेती है, पढ़ाई कर लेती है और वो एक ऑलराउंडर है, जबकि चैन अभी कुछ भी नहीं कर रहा। तब शाओमी उसे समझाती है कि अभी उसका बचपन का सपना टूटा है, इसीलिए उसे टाइम देना चाहिए ताकि वो अपना नया ड्रीम ढूंढ सके। जिसके बाद हम यान को देखते हैं जो कि अपनी शॉप में जाती है, जहाँ पर वो टियान से हेजी के बारे में पूछती है। हेजी से मिलकर वो उसे समझाती है कि वो शाओमी पर शक करने की जगह उस पर ट्रस्ट करे और चीज़ें प्यार से कम्युनिकेट करके सॉल्व करे, सिवाय झगड़ा करने के। हेजी इस बात को सुनता है और फिर रात में घर चला जाता है। थोड़ी देर बाद शाओमी आती है जो कि फैशन शो में मॉडल का काम कर रही थी, जहाँ वो हेजी को समझाती है कि एक प्रोफेशन का काम है जैसे कि एक्टिंग में होता है। उसकी पूरी बात समझने के बाद इन दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि चैन बहुत ज़्यादा नर्वस होता है शाओमी के घर जाने के लिए। वो काफ़ी सारे प्रेजेंट्स भी लेकर आता है। उसके घर पहुंचते ही वो उसकी मॉम को ग्रीट करता है और डैड को बिल्कुल आर्मी स्टाइल में ग्रीट करता है, पर उसके डैड यहाँ पर घर पर उसे ईज डाउन होने के लिए बोलते हैं, लेकिन फिर भी चैन नॉर्मल नहीं हो पाता। शाओमी के मॉम डैड अब उससे पूछने लग जाते हैं कि वो दोनों कब से डेट कर रहे हैं और उसके रिकवरी के बारे में भी पूछ रहे हैं। वो ये भी पूछते हैं कि अभी वो क्या करेगा, जिस पर शाओमी जवाब दे रही होती है कि चैन एक आइडियलिस्टिक इंसान है, वो कुछ ना कुछ आज नहीं तो कल कर ही लेगा। और साथ ही ये भी बोलती हैं कि वो लोग अभी उन दोनों को थोड़ा सा टाइम दे ताकि वो ये सब सॉर्ट आउट कर पाए। उसके बाद डिनर करने लगते हैं। डिनर के बाद चैन और शाओमी के डैड स्टडी रूम में होते हैं, जहाँ पर डैड उससे शाओमी के बारे में बातें करने लग जाते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।